अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद, भली करे आया, जी आया नू व शत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम। एक नया दिन है, एक नई सुबह है, तो नए आज़म के साथ क्यों ना हम इस दिन का आगाज़ करें, क्योंकि मौज़ूआत हैं आज बहुत सारे। और सबसे पहली बात यही कि एशिया कप तक कल रात सनसनी खेज़ मुकाबला। उम्मीद है कि आप लोगों की भी कल रात जो है वो नींद पूरी अभी तक नहीं हुई होगी, क्योंकि कल रात के जो एक स्कैरी ड्रीम था उससे मैं अभी तक नहीं निकल पाया हूँ। और वो वैसे अच्छी बात ये थी कि काफ़ी अर्से बाद एक अच्छा मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हमें नज़र आया। कभी पाकिस्तान का पलड़ा भारी तो कभी मैच इंडिया के हक में गया। पाकिस्तानी बॉलर्स ने छोटे स्कोर के दिफा में खूब जान मारी। हैट्स ऑफ टू ऑल द बॉलर्स, खास तौर पे उस गर्मी में कि जहां पे क्रैम्प्स पड़ रहे थे बॉलर्स को। पाकिस्तान ने आखिरी ओवर तक भारत का मुकाबला किया, लेकिन बिलाखिर भारत 5 विकेटों से ये मैच जीत गया। शो में आज उस पर ज़रा तफसील से बात करेंगे और थोड़ी सी जो हमारी एक बीमारी पुरानी मिडिल ऑर्डर नाम की, उसकी आज कोशिश करेंगे थोड़ी सी सर्जरी हम कर सकें। इसके अलावा शो में क्या है, वालिद ने पाकिस्तान का नाम किया रोशन, बेटा भी उनके नक्श कदम पर है। शाह हुसैन शाह ने कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। शो में आज इनसे भी बात करेंगे, आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। शो में एक ऐसी जगह आपको दिखाएंगे जहां इल्म की प्यास बुझाने के लिए किताबें तो मौजूद है, साथ भूख मिटाने के लिए खाना भी मिलता है। क्या ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, अब कौन चला रहा है और ये कहाँ है, थोड़ी देर में आपको बताएंगे। खैर, मुँह जोर सैलाबी रेले की अगर हम बात ना करें तो ये बेजा होगा। जो इसकी जद में आया वो तिनके की तरह बह गया। मुल्क भर में 1000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं ऑन रिकॉर्ड। 2000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। पक्के मकानात भी सैलाबी रेले ने निगल लिए हैं, वो जो कच्चे थे वो तो कब के बह गए। इमारतें ढह गईं, मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। सड़कें, राब्ता सड़कें बह चुकी हैं, पुल तबाह हो चुके हैं, मुनहदम हो चुके हैं। सूबों के आपस में ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं। अब हो ये रहा है कि कई इलाकों में अब वबाई अमराज फूट पड़े हैं, हैज़ा है, उसमें जल्द की बीमारियां हैं। लाखों अफराद बेघर हैं और खुले आसमान तले बेयारो मददगार। सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए चारों सूबों में बिलाखिर पाक फौज तैनात की गई है। बहरिया और फ़िज़ाइया भी शुरू से ही इमदादी कामों में पेश है। आज के शो में एक बार फिर अहाता करेंगे वो उस तमाम तर सूरत हाल का जो शुरू हुई अब तक बनी हुई है, और अपने प्लेटफॉर्म से लोगों को ये बताएंगे कि अगर आप इमदाद करना चाहते हैं, अगर आप मदद करना चाहते हैं अपने लोगों की, तो वो राइट ट्रैक, राइट प्रॉपर चैनल, वो जो ठीक चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं, ताकि आपकी इमदाद, आपकी नीयत भी ज़ाया ना हो और लोगों तक वो ठीक पहुंच भी जाए। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती इत्तेहादी जमातों का हंगामी इजलास आज बुलाया है। वज़राए आला, तीनों मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत भी शरीक होगी। मुल्क में जो सैलाब से हुई है पैदा सूरत हाल, उस पर गौर किया जाएगा। अहम फैसले मुतवक्के हैं। सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी आज ही होगी। खैर, अच्छी चीज़ ये है, और उस अच्छी चीज़ पे शायद हो सकता है कि आप थोड़ा सा खुश भी फील करें। स्टेट बैंक ने जुलाई के दौरान करंट अकाउंट खसारे से मुताल्लिक़ आदाद शुमार किए हैं जारी। आगे चल कर इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी बड़े मुकाबले की। एशिया कप का इंतहाई सनसनीखेज मुकाबला, पाक भारत मैच, पल पल हालात बदलते रहे। काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान वर्सेस इंडिया डाउन टू द वायर मैच हमने देखा। कभी इंडिया के पास जा रहा है मैच, कभी पाकिस्तान के पास जा रहा है। बॉलर्स ने तो ये कमाल किया, चाहे वो नसीम शाह हो, इवन फॉर दैट से हारिस रऊफ भी हों। ये कमाल इसलिए भी था क्योंकि दे हैड स्टार्टेड लिम्पिंग। वो उनको इंजरी हो गई थी, इतनी गर्मी थी वहाँ पे, इतना डैम्प वहाँ पे माहौल था। तो इस सारे माहौल में भी उस इंजरी के साथ हमारे जो लड़के थे, डेब्यूटेंट ख़ास तौर पे नसीम शाह, वो लड़ते रहे। और पहले अब से कुछ साल में इंडिया जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलता था तो वो बड़ा कंप्लेसेंट होके खेलता था, यानी बहुत आराम से रिलैक्स होके खेलता था। कल भारतीय बल्लेबाजों के और भारतीय खिलाड़ियों के आंखों में खौफ था। हर गिरती विकेट के साथ, हर उस बॉल के साथ जो निप बैक हो रही थी, हर उस बॉल के साथ जो बाउंस हो रही थी और वो खेल नहीं पा रहे थे। भारतीय बैट्समैन ने उस वक्त शॉट्स लगाए जिस वक्त हमारे बॉलर्स इंजर्ड हो गए थे। 5 विकेटों से हम हारे हैं और 148 रन का हदफ 2 गेंदे पहले भारत ने हासिल किया। इस सब पे ज़रा बात भी करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तो इस सब पे ज़रा बात करेंगे। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि
जब ये मैच ख़त्म हुआ तो उसके बाद से लेके अब तक नींद जो है वो पूरी हुई नहीं है ठीक से बार बार जो है वो आपको आते हैं ख्यालात, अबे ऐसे हो जाता, अगर ऐसे हो जाता, अगर ऐसे हो जाता। इस सब पे बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट और जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और समा कैन का पर्सन और तजज़ियाकार अदील अज़हर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो शुरुआत जो है हम मिर्ज़ा साहब से करते हैं। बिल्कुल करें जी इकबाल भाई। मिर्ज़ा भाई कैसे हैं? हमारी नहीं हुई पूरी नींद, क्या आपकी हुई? नहीं, कहाँ नींद पूरी हुई। आपका हैदर उठा देता है सुबह सुबह और फिर वो अभी तक दुख जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। सबसे पहले तो आपको, फैसल, महक को और अदील, इन सबको सुबह बखैर। थैंक यू। अच्छा चले शुरुआत करते हैं जी, और टॉस के बाद हम भी वहीं से शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान वॉज पुट इनटू बैट, दोनों ओपनर आए। बाबर अच्छी फॉर्म में लग रहे थे, रिजवान शुरू में थोड़े से जिटरी लग रहे थे बट थोड़ा सा रुके वो, फिर उन्होंने भी शॉट मारे। देखें ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, रोज़ाना मैं बाबर से एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, ये भी ठीक सही है। ये जो एक बीमारी है, उस बीमारी नई नई दरियाफ्त हुई, उसका नाम है मिडिल ऑर्डर। इस बीमारी का कोई इलाज है मिर्ज़ा भाई आपके पास? देखिए, इस बीमारी का इलाज होना चाहिए, लेकिन अगर आप दोस्ती यारी की बुनियाद पर, मैं इसे दोस्ती यारी कहूँगा, कुछ लोग कहते हैं ट्रस्ट की बुनियाद पर, कि बड़ा कॉन्फिडेंस है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, आसिफ अली गुज़िश्ता T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने 20 गेंदें खेली थी, उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच जितवाया था और हीरो बन गए थे। लेकिन कल क्या किया उन्होंने? अगर आप उनकी परफॉर्मेंस पर नज़र डालें तो गुज़िश्ता 36 T20 इंटरनेशनल मैचेस में 21 इनिंग्स में 9 से ज्यादा रन नहीं बना सके, यानी डबल फिगर्स में दाखिल नहीं हो सके। आखिर कब तक हम रिलाय करते रहेंगे? और फैसल, पहले भी मैंने आपके प्रोग्राम में बात की थी कि हमारा जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग लाइनअप है वो पावर हिटर्स पर मुश्तमिल है। खुशदिल शाह हुए, हैदर अली को खिलाया नहीं इन्होंने, आसिफ अली हुए, इफ्तिखार अहमद जो फंस के थोड़ा खेले उनको ऊपर भेजा। मैं समझता हूँ इस मसले का हल यही है कि उन लोगों को, उन लड़कों को जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करते हैं, उन्हें प्रेफर किया जाए। आप अहमद को चल रहे हैं, अब वो अगले महीने अपनी 32वीं सालगिरह मनाएंगे। आप क्या निकालना चाहते हैं? खुशदिल शाह को इन और आउट करते रहते हैं आप, वो क्या खेलेगा? हैदर अली टीम के साथ ट्रैवल करता है, वो क्या करेगा? शोएब मलिक को आप नहीं ले गए, ठीक है, आप मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये सोचना पड़ेगा, जो मैं जिनको लैपटॉप चीफ सिलेक्टर कहता हूँ, उनके लैपटॉप बहुत सारी चीजें होंगी, उन्हें सोचना पड़ेगा मिडिल ऑर्डर। अगर बाबर और रिजवान पर ही निसार करना है तो फिर बाकी क्या होगा? शान मसूद कहाँ चला गया? क्या वो 1 डाउन या चौथे नंबर पे नहीं खेल सकता था? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाबात इन्हें देना होंगे। सही, ठीक है। मिर्ज़ा भाई आपका कमेंट आ गया। अच्छा अदील, आपकी तरफ आती है, मुझे बताएं, आसिफ अली, खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद, इनके अलावा हमारे ऑप्शंस हैं? देखिए, मैं ऑनेस्टली सुन नहीं पाया कि इकबाल भाई ने यहाँ पे क्या बोला, बिकॉज आई एम नॉट कनेक्टेड थ्रू दी। देखिए जो आप बोलेंगे ना, हाँ, वही बोला उन्होंने एग्जैक्टली। देखिए उन्होंने नाम जो लिया, जो आपने पहले लिया, मैं बिल्कुल नाम लेता रहता हूँ, और मैं अपने प्रोग्राम में भी, मैं तो बल्कि अक्सर लोग कहते हैं यार तुम क्या लॉबिंग कर रहे हो लोगों के लिए, क्या कर रहे हो? हमने कहा नहीं यार, हम क्रिकेट फैंस की हैसियत से जो ज़्यादा बेहतर समझते हैं वही बात करते हैं। बिकॉज सी, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इज अ सिंगल स्पोर्ट कंट्री। ये तो अभी कहीं से बेचारा अरशद नदीम आ जाता है, तो कहीं से नू दस्तगीर आ जाता है कि हमारा थोड़ा सा हमारा इंटरेस्ट डिविएट हो जाता है, लेकिन एसेंशियली वी आर अ क्रिकेट कंट्री। और उसमें हर एक को अंदाज़ा है कि ये क्या हो रहा है, ये चल क्या रहा है अभी क्रिकेट के साथ। अब देखिए, कल के मैच इशू नहीं था, इशू उससे बहुत पहले शुरू हो चुका है, और हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि यार आपका एक बंदा है जो कि दुनिया भर में रन्स कर रहा है, जिसको काउंटी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर कर रही है, जिसने अपनी क्रिकेट का पूरा मिजाज बदल दिया सिर्फ इस वजह से कि वो जाता है गैरी कर्स्टन के पास, जो है वो कोचिंग लेकर आता है, और शान मसूद का बिल्कुल क्रिकेट का स्टाइल, वो PSL में वन ऑफ द हाईएस्ट रन गेटर्स है एट एन अमेजिंग स्ट्राइक रेट। दिस इज़ वेयर यू आर स्ट्रगलिंग ना, टॉप ऑफ द ऑर्डर। आप ये देखिए, आई डोंट नो वाई, किस बात का डर। अच्छा, हमें भी ये पता है किस बात का डर है, रिजवान और बाबर क्यों सहम के खेलते हैं, बिकॉज उनको पता है दे कैन नॉट ट्रस्ट देयर मिडिल ऑर्डर। सो भाई एक ऐसा प्लेयर लाओ जो ब्रेव हो, जो शॉट खेल रहा हो, इज नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग हिज प्लेस इन द साइड। दूसरा, एक जो खिलाड़ी मुझे वाकई समझ में नहीं आता, जिसको लिटरली मुझे तो लगता है कि हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, दैट इज़ इमाद वसीम। एंड आई थिंक हमारे पास वो एक तैयार प्रोडक्ट थी। शायद वो टेस्ट और ODI में, यस आई थिंक टेस्ट तो चले रहने दें, ODI में वी कैन आर्ग्यू शुड हैव बीन देयर और नॉट, बट T20 में स्पेशली इमाद के जो ओपनिंग ओवर्स होते हैं, दे हैव बीन सो इंपॉर्टेंट। और कल आप देखिए, एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल बॉइल्ड डाउन टू दैट। आई थिंक बाबर, वही बात आती है, विद ऑल हिज ग्रेटनेस अबाउट हिज क्रिकेट एंड स्टाफ, आई थिंक बाबर की कैप्टनसी जो है ना, वो एक सवालिया निशान है। एंड एक लर्निंग कर्व है,
उस लर्निंग कर्व की कितनी कॉस्ट हमें अदा करनी पड़ेगी वो अभी हम आने वाले वक्त बताएंगे, लेकिन फैसल एट द एंड ऑफ द डे एंड आई थिंक इट वाज अ गुड मैच। लेट्स नॉट टेक क्रेडिट अवे फ्रॉम पाकिस्तान। इंडिया में बल्कि कुछ जो अपनी सोच के घोड़े दौड़ा रहा था, तो मुझे याद ये पड़ा कि शाहिद आफरीदी ने जो अश्विन को 2 छक्के मारे थे मीरपुर में, अगर आपको याद हो, उसके बाद आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट क्लोज इंडिया एंड पाकिस्तान मैच। अदरवाइज वरना तो बहुत कंप्लेसेंट मामला चल रहे। इंडिया जीतता था या पाकिस्तान जीतता था, वन साइडेड मैच होता था, दोनों मुल्क खुश हो गए जी हमने वो पाकिस्तान तो जीत गया, तो इट वाज वंस इन अ ब्लू मून ना। या इंडिया तो वो करता आ रहा था, लेकिन चले इस पे भी मैं बात करूंगा क्योंकि हमने एंड तो करना है इस पे जरा पॉजिटिव नोट पे। बट मिर्ज़ा भाई गेम प्लान थोड़ा सा अगर बैटिंग की बात आ जाती है, जैसे कि आदिल भाई भी कह रहे हैं कि अगर ऊपर स्लो इसीलिए खेला जाता है क्योंकि नीचे वालों पे भरोसा नहीं है। अब जब भरोसा नहीं है तो देख लिया हमने, एक सिंपल गेम प्लान था इंडिया के पास, उन्होंने हमें बाउंस आउट किया है। ठीक है, आप फ़खर को देख लें, बाबर को देख लें, इफ्तिखार को देख लें, शॉर्ट बॉल शॉर्ट बॉल शॉर्ट बॉल, ये इतनी खतरनाक हो रही थी शॉर्ट बॉल आपके नज़र में? लेकिन जो विकेट थी ना फैसल, वो स्पंजी थी, गेंद पिच पर पड़कर ऊपर की तरफ आ रहा था और वो बाकायदा प्लान के साथ आए थे। उन्होंने शॉर्ट पिच गेंदों पर का प्लान बनाया था कि इस पे फ़खर भी शॉर्ट पिच गेंद पे और या बाबर आजम भी, वो पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। और ख़ास बात यह है कि हम समझ रहे थे भारतीय स्पिनर्स परफॉर्म करेंगे। पाकिस्तान की गिरने वाली 10 की 10 विकेटें भारतीय फास्ट बॉलर्स ने हासिल की। भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पांड्या, फिर उन्होंने 2 नए लड़के हर्षदीप सिंह खिलाया और उसके अलावा अबीश खान, यानी कि वो बड़े प्लानिंग के साथ आए थे। हालांकि आप देखिए कि उनके कोच राहुल द्रविड़ को दुबई आने से कबल कोविड हो गया था, जिसकी वजह से वो नहीं आ सके थे, लेकिन उन्होंने एक दिन पहले टीम को ज्वाइन किया, उनकी जगह वीवीएस लक्ष्मण आए थे, तो वो पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। हमारे यहाँ क्या प्लानिंग है, मैं तनकीद नहीं कर रहा, ठीक है हम फाइट करके हारे और लोगों को इतना दुख नहीं है, लेकिन क्या हमारे यहाँ कोच का भी असिस्टेंट हमने लगाया हुआ है। शाहिद असलम जो है वो सकलैन मुश्ताक के असिस्टेंट है। हमने शॉन टेट का असिस्टेंट भी उमर रशीद को भेज दिया। मोहम्मद यूसुफ अपने ज़माने के टॉप के बैट्समैन है, वो वहाँ पर मौजूद है। इतना बड़ा एंटोराज मौजूद है, लेकिन क्या प्लानिंग नहीं हो सकती? मंसूर राना वो जाकिर खान के दस्ते रास्त हैं, उनको तलत अली की जगह मैनेजर बना दिया गया। जहाँ पसंद नापसंद, दोस्ती यारी, अमल दखल हो जाए, अपने लोगों को अकोमोडेट कर दो, तो वहाँ यही होता है। इनको प्लानिंग करनी चाहिए थी फैसल। जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे, उसके बगैर आप कैसे कामयाबी से हमकिनार हो सकेंगे? अच्छा, अब थोड़ी सी हमने देखें पहले इनिंग्स में जो हुआ सो हुआ, फिर उसके बाद लेट डाउन दी ऑर्डर भी बॉलर्स काम आए हमारे अदील भाई। ठीक है, शहनाज दानी ने बड़ा इज अ कैरेक्टर एब्सोल्युटली। और उसके बाद जिस वक्त बॉलिंग शुरू हुई, नाउ अब हम कुछ पॉजिटिव बात करना चाहते हैं। जिधर बॉलिंग शुरू हुई, जिधर नसीम ने पहला बोल्ड मारा, आप जिधर कैमरे ने रोहित शर्मा का फेस दिखाया था, यू कैन सेंस इट, यू कैन सी द फियर इन देयर आईज। हमने परसों कल हमारा प्रोग्राम ऑन एयर हुआ था जो हरभजन सिंह और विक्रांत गुप्ता के साथ हम कर रहे थे, और उसमें मैंने यही सवाल पूछा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडियंस जो हैं वो थोड़े से सर्कमस्पेक्ट हो गए। यानी वो जो बातें थी ना कि जी वॉक ओवर दे दो, तो मैच ही ना कराओ, और पाकिस्तान तो कोई मैच ही नहीं है, हम तो ऑस्ट्रेलिया से खेलना पसंद करते हैं नॉल। उसमें हरभजन ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी। उसने कहा था जी इंडिया को अब ये रियलाइजेशन हो गई है कि आपको पाकिस्तान कोई एक अचानक नई चीज़ ले आता है और इंडियन को कुछ समझ में ही नहीं आता। वो शाहीन शाह अफरीदी आ गया, दे वर नॉट एंटिसिपेटिंग कि शाहीन जो है वो दुबई की, देखें ये इकबाल भाई ने सही बात बोली, ये विकेट बहुत डिफरेंट थी दुबई की। एंड वी ऑल विश्ड कि काश उस पे नसीम और शाहीन इकट्ठे होते ना। अभी अपने रेडियो शो से मैं उठकर आया और मैं यही बात बोल रहा था कि इस विकेट पे अगर शाहीन शाह अफरीदी खेल रहे होते तो मुझे नहीं पता नसीम खेल रहे होते नहीं होते, ये भी सवाल एक पहला पैदा होता है। लेकिन चलें जी, गुड दैट पाकिस्तान हैज़ गॉट अ स्ट्रॉन्ग, जिसे बेंच स्ट्रेंथ कहते हैं आप। लेकिन नाउ कमिंग बैक टू दैट थिंग, आप इंडियंस के एक्सप्रेशंस चेक करते, आप उनका फियर चेक करते। कोहली इवन, आई मीन हम रिजवान की नंबर ऑफ डॉट बॉल्स पे तो हम बात कर सकते हैं, बट इनके कैप्टन रोहित शर्मा, ही इज अ वेरी अग्रेसिव बैट्समैन। रोहित शर्मा प्लेड अ लॉट ऑफ डॉट बॉल्स, प्लेड एंड मिस। शाहनवाज दहानी अपने पहले अपनी गालबन करियर के सबसे बड़ा मैच कल खेल रहा था अपना, बिकॉज डेब्यू तो वो कर चुका है। नसीम अपने डेब्यू पे, द फियर वॉज देयर विद इंडिया बिकॉज वन द विकेट वॉज हेल्पिंग, थोड़ी बहुत विकेट से इनको मदद मिल रही थी। और इंडियंस भी जो है ना, जहाँ पे आई थिंक उन्होंने विकेट को हमसे बेहतर रीड किया था, और वो स्ट्रैटेजी जैसे कि इकबाल भाई ने का प्लान लेकर आए थे। लेकिन इंडियंस को भी इस बात का अंदाजा था कि अगर इंडियन बॉलर को यहाँ पे ये विकेट पे मदद मिल रही है तो पाकिस्तानी बॉलर्स भी इसका बेहतरीन फ़ायदा उठा रहे हैं। एंड यू कुड सी राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर दैट दे वर अंडर प्रेशर। एक और पॉइंट, हम पाकिस्तान टीम को तो तनकीद करते हैं,
कि जी दोस्ती यारियां चल रही हैं। इंडिया में भी जो है ना, अगर आप देखें तो केएल राहुल का खिलाना, इस पे आप ज़रा चेक कीजिए कि ऋषभ पंत को इन्होंने जो है वो नहीं खिलाया और उसकी जगह केएल राहुल की जगह उन्होंने बनाई है, और राहुल हैज़ बीन फेलिंग फॉर द पास्ट ईयर और सो। जो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी, और मिर्ज़ा भाई जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि आप इससे पहले भी जब हम दुबई में खेल रहे थे इंडिया के अगेंस्ट, तो वो बॉलिंग में जो होता था ना, एक जाके घोरी लगाना, वो मिस कर रहे थे हम बहुत बैडली मिस कर रहे थे, जिसकी वजह से अगली टीम हम पे कई साल तक हावी रही। कल ये हुआ है कि शहनाज धानी, जिसका करियर अभी स्टार्ट हुआ है, वो आके बॉल कर रहा है उस बैट्समैन को जिसका नाम कोहली है, और जब उसने बॉल किया है तो उसके बाद उसने आगे से घुरी लगाई है, जिस पे फिर कोहली ने थोड़ा सा स्माइल दिया है। हम ये एटीट्यूड मिस कर रहे थे, हम यही चीज़ मिस कर रहे थे, दूसरी टीम पे हावी होना। क्या कहेंगे? बिल्कुल, अग्रेशन जो है वो तो फास्ट बॉलर का जेवर होता है ना। फास्ट बॉलर अग्रेशन के बगैर तो बॉलिंग नहीं कर सकता। और बिल्कुल जिस तरह आदिल भी सही कह रहे थे कि उनके प्लेयर से खेला नहीं जा रहा। जब वो बोल्ड हुआ पहला खिलाड़ी, और उसके बाद जब रोहित शर्मा ने देखा नसीम शाह की तरफ, उनके चेहरे से आया था कि मुश्किल सूरत हाल आने वाली है। और रोहित शर्मा हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम रहे, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक, इसके बावजूद कि आप देखेंगे इस टीम में फैसल वो 5 खिलाड़ी नहीं थे जिन्होंने 2021 में गुज़िश्ता बरस भारत को यही 10 विकेटों से हराया था। ना इस टीम में इमाद वसीम थे, ना शोएब मलिक, चले मोहम्मद हफीज रिटायर हो गए, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, ये सब नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद 6 लड़के जो थे वो पुराने थे, 5 लड़के भारत के खिलाफ खेले, तो उन्हें परफॉर्म करना ही करना था। मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी टीम ने मुकाबला जमकर डटकर किया। कप्तानी में एक सवालिया निशान नजर आया। बाबर आजम बहुत बड़े बैट्समैन बन गए, लेकिन उनकी कप्तानी इतनी अच्छी नहीं थी। आखिरी ओवर मैंने तो कभी नहीं देखा कि मोहम्मद नवाज आखिरी ओवर कर रहे हैं। उन्होंने आखिरी ओवर नवाज के लिए बचा कर रखा। शादाब खान के 4 ओवर मुकम्मल करा दिए। उसके अलावा हारिस रऊफ को सेकंड लास्ट ओवर कराया, जिसमें 14 रन पड़ गए। तो थोड़ा सा वहां पर मुझे झोल नजर आया, वरना हम दबोच सकते थे भारत को। इतना मुश्किल नहीं था हार्दिक पांड्या को आउट करना, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, ये होता है क्रिकेट में। अभी भी 4 सितंबर का इंतजार करें, एक और मैच है 4 सितंबर। सही, ठीक है। अच्छा आदिल, मुझे बताएं लास्ट में कि अगले मैच के लिए हमारे पास कोई गेम प्लान होना चाहिए? देखिए बहुत ज़रूरी, स्पेशली बैटिंग ऑर्डर में। देखिए आप सबसे पहले इफ्तिखार का रोल सेट करें। मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा था कि इफ्तिखार से शायद बीच में कोई 1-2 ओवर जो है वो पिकवा दिए जाएंगे, और वो बड़े यूजफुल ओवर हो सकते थे। और वही जो बाबर की कैप्टनसी, आजकल आप जहां बात करें वो हर एक आपको यही कह रहा है। सॉरी, पेनल्टी भी देखिए। अब देखिए पेनल्टी अगेन, मैं जरा समझता हूं कि आईसीसी को भी सर्कमस्पेक्ट होना पड़ेगा। इतने पुल ओवर हो रहे हैं, खिलाड़ी लेट रहे हैं, रिजवान को प्रॉब्लम आ रही है, हारिस स्ट्रेचिंग करवा रहे हैं, वो उनको थोड़ा सा इसका रूम रखना चाहिए। लेकिन फिर वही बात है कि आईसीसी ड्रॉज द लाइन समवेयर। आई होप कल दोनों कप्तानों को ये चीज़ भुगतनी पड़ेगी, एंड दे वुड लर्न फ्रॉम दैट। नाउ कमिंग टू द स्ट्रैटेजी, आई थिंक ये जो नंबर 4 वाला हमारा रोल था, नंबर 4 पे ला के इफ्तिखार को भेजना मेरे लिए तो एक बड़ा सरप्राइज़ था। अगर आप इफ्तिखार को एज एन ऑलराउंडर टीम में नहीं खिला रहे हैं, कल के अंदाज़ा हो गया कि आप उसको एज अ जेन्युइन बैट्समैन खिला रहे हैं, तो फिर तो मेरा ये ख्याल है कि उससे कहीं ज़्यादा बेहतर जो है वो सलमान अली आगा जो है वो आपके पास होंगे। एंड देन आसिफ अली, आई थिंक कल उनके लिए बड़ी अच्छी खबर थी कि हरिकेन होबार्ट हरिकेन ने जो है, रिकी पॉन्टिंग ने उनको पिक किया है फॉर द बिग बैश लीग। हाउएवर वो कहते हैं वो दिन में 100 से 150 छक्के लगाते हैं ताकि मैच में 3 या 4 छक्के लगा सकें। वो छक्के कहाँ हैं आसिफ? देखिए 3-4 नहीं लग रहे आपसे, तो आप 1000 छक्कों की तादाद बढ़ा दें ताकि एक भी आ जाए। बहुत शुक्रिया, बट स्टिल बहुत शुक्रिया आदिल भाई आपका, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल भाई। इस उम्मीद के साथ कि अगले मैच में कोई होगा। और मज़ा ये आया कि जिस वक्त, जो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया वो ये बताया कि जिस वक्त सेल्फ प्रोक्लेम्ड नंबर 1 बैट्समैन को बोल्ड मारा है ना नसीम शाह ने, इससे आगे मैं क्या कहूँ। इससे आगे ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएं कि 1988 के ओलंपिक्स में हुसैन शाह ने पाकिस्तान के लिए मेडल जीता। अब उन्हीं के बेटे शाह हुसैन शाह पाकिस्तान के लिए उम्मीद बन रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल लेने वाले शाह हुसैन शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शाह हुसैन शाह, एक तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, माशाल्लाह। वालिद जो है वो आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर, और आप जूडो की तरफ आ गए, तो ऐसा क्यों, आप क्यों नहीं गए उस तरफ? मेरा तो इंटरेस्ट शुरू से बॉक्सिंग में ही है दरअसल। अच्छा। मैं छोटा था तब से मेरा अब्बू का ही ट्रेनिंग दे के आ रहा था। वो अभी ट्रेनर हैं तो सिखाते हैं, तो मैं शुरू से मेरा इधर तक मैं फ्यूचर में बॉक्सिंग खेलूँगा। लेकिन अभी मेरी रिहाइश जापान में है,
तो अम्मी भी बोल रही थी कि ये जापान का जो स्पोर्ट्स हैं वो खेलना चाहिए। तो लेकिन फिर भी मेरा दिल था बॉक्सिंग की तरफ से, तो शुरू में मैं कराटे शुरू करने की कोशिश की, लेकिन बाद में पता चला कि ये जूडो हैं। तो उसके बाद अब मेरे अम्मी ने बताया था कि अभी जूडो जापान का कौमी गेम है, तो वो ही खेलो। तो उसके बाद 2-3 बार मैंने ट्राई किया था कि बॉक्सिंग की तरफ आऊँ, लेकिन अल्लाह ने मेरे कैसे नसीब यही किया था कि जूडो में ही खेलूँ मैं। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स में आप गोल्ड मेडल की रेस में थे, पहले हारे फिर ब्रॉन्ज मेडल आपने अपने नाम किया, तो कितना अफसोस और कितनी खुशी हुई? पहले तो ऑनेस्टली बात करता हूँ, मेरे घर पे भी मैं भी सब शौक में थे कि मैं फ़ाइट हार गया। इस पर ब्रॉन्ज मेडल जीती है पाकिस्तान के लिए, मेडल तो लेके आया हूँ, लेकिन आफ्टर फाइट मैं शौक की वजह से 10-15 मिनट तो उधर ही मैट के बाहर ही गिर गया था। तो उसके बाद किसी जो मेरे उस टाइम जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने मुझे जाके ट्रेनिंग वेन्यू तक ले गए थे, इतना मेरे शौक में था। तो ब्रॉन्ज मेडल के लिए 4 घंटे थे, तो उस 4 घंटे के अंदर मैंने रिलैक्स की और अपना माइंड चेंज किया कि मैं गोल्ड नहीं लेके आया, फिर भी खाली हाथ तो मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता, क्योंकि ओलंपिक के टाइम में मैं भी वादा किया था कि मैं मेडल लेके आऊँगा, लेकिन नहीं लेके आया। तो मैं कम से कम कुछ ब्रॉन्ज मेडल चाहता था कि ले आऊँ। तो ये चीज़ है। मेरे अब्बू भी बहुत शौक में थे कि मैं गोल्ड मेडल नहीं लेके आया, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लिए मैं और भी इस फाइट की जो मिस्टेक थी उसको ठीक करूँगा। अच्छा, कुछ तो आपने जहन में सोचा होगा कि क्या वजह थी कि गोल्ड आप नहीं ले सके? जीतने के लिए बहुत सारे रीज़न होते हैं और हारने के भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। इस बार भी बहुत सारे रीज़न हैं कि हारने का। मैंने अपनी डाइट भी ठीक रखी थी, ट्रेनिंग भी ठीक थी, लेकिन 2-3 है कि पहले तो मुझे बहुत बड़ी इंजरी हो गई थी। मैं फ़ाइट से पहले मीडिया में ये इंजरी के बारे में नहीं बताना चाहता था कि दूसरी कंट्री वाले वो मीडिया को देख के कुछ मेरे साथ फ़ाइट खेलें, तो इसलिए मैंने सब कुछ छुपा के किया था। मेरे PCL की घुटने की इंजरी हो गई थी, तो इसकी वजह से मेरी सिर्फ प्रॉपर ट्रेनिंग 3 वीक की हो सकी, 3 हफ्ते। तो पहले ये भी हो सकता है या कोई रेफरी का भी लक होता है, ये भी चीज़ है। और बाकी हो सकता है जितनी मैंने मेहनत की है वो गोल तक की नहीं थी, ये भी हो सकता है। ओके, अच्छा शाह हुसैन, आप पाकिस्तानी हैं मगर रिहाइश और ट्रेनिंग जापान में होती है, कितना डिफरेंस फील करते हैं इस तमाम तर मामले में आप? एज अ पाकिस्तानी जापान में अगर ट्रेनिंग करते हैं तो बहुत कुछ मुश्किल भी होता है। फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग के लिए तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन वो आपस में नेशनल टीम के साथ ट्रेनिंग करते हैं, उसमें मैंने शामिल नहीं हो सकते, ये चीज़ भी होता है। और ऊपर से आप लोगों को पता है कि जापान सब कुछ कॉस्टली है, अगर लेकिन क्वालिटी अच्छी लेकिन कॉस्टली है। अगर पाकिस्तान में होता तो इतना कॉस्ट नहीं लगता, लेकिन ट्रेनिंग इतनी खास नहीं है। ये चीज़ का थोड़ा सा गैप है, ये मुश्किल भी है कि जापान में ट्रेनिंग करना, क्वालिटी तो अच्छा है लेकिन उसको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो शाह हुसैन फिर आप बतौर एथलीट क्या चाहते हैं कि ऐसा क्या होना चाहिए कि आप समेत और भी एथलीट्स आगे अच्छा परफॉर्म करें? पहले तो मैं इस बात में बहुत खुश हूँ कि मैं जो अभी मैं एथलीट हूँ, ये नू भाई और अरशद भाई, इन्हों की सेम एरा में मैं अपनी एथलीट लाइफ कैरियर गुजारा हूँ। ये वो बहुत खुशी और फ़ख्र की बात है मेरे लिए। बाकी अभी बहुत सारी बात 1988 के बाद मेरे अब्बू के बाद ओलंपिक का मेडल नहीं है। अभी फिर से पाकिस्तान के पास ओलंपिक का मेडल का चांस है। ये दोनों हो गए, मैं हो गया, दूसरे एथलीट हैं, उनके पास मेडल का चांस है। अगर नेक्स्ट ओलंपिक के लिए ये चांस हम मिस कर देंगे तो पता नहीं नेक्स्ट टाइम कब होगा ओलंपिक का चांस, मेडल का चांस। मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट भी और जितने भी पाकिस्तानी जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, ये इन्हों को मोटिवेशन मीन के स्पॉन्सरशिप दिए, जो इन्हों को चाहिए। रिहाइश है, ट्रेनिंग कैंप है, कोचेज़ हैं, इन्हों का फाइनेंशियली सपोर्ट करें, वरना फिर से हम सिर्फ इस तरह बताते रहेंगे कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है लेकिन हमने मेडल नहीं लिया।
ठीक है शाह हुसैन शाह, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप पाकिस्तान का इसी तरह नाम रोशन करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब दीगर मसाइल की जानिब हम रुख जो करेंगे। रोशन होना शुरू हो गए। कराची का इलाका है बल्दिया कायम खानी मोहल्ला, 3 हफ्तों से यहाँ पर गैस का बहरान है। और अब आप देखें गैस नहीं है, लोग जो हैं वो लकड़ी या फिर सिलेंडर के जरिए खाना पकाने पर मजबूर नजर आ रहे हैं। वहाँ के मकीनों ने हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम से बात की है, अपनी दास्तान सुनाई है, क्या कहते हैं, क्या शिकवे हैं उनके, आ जाए आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बल्दिया टाउन के इलाके कायम खानी मोहल्ले में, जहाँ गुज़िश्ता 3 हफ्तों से गैस की फराहमी मुअत्तल है। इलाका मकीन लकड़ियों पर या सिलेंडर के ज़रिए खाना पकाने पर मजबूर हैं। उनका ये भी कहना है कि रात 1 बजे गैस आती है और फिर उसके बाद चली जाती है। इसी दौरान वो पकाते हैं, उसको नाश्ता भी कह लें, उसे लंच कह लें या डिनर कह लें। लेकिन मकीनों पर क्या बीत रही है और वो किस तरह गुजारा करते हैं, जानते हैं कायम खानी मोहल्ले के मकीनों से। क्या हुआ, गैस नहीं आ रही क्या आपके इलाके में? गैस नहीं आ रही है ये, और आती भी तो रात के 12 बजे के बाद आती है। बच्चे खाना भी नहीं खाते, भूखे प्यासे रहते हैं और कितने दिन हो गए हैं यहाँ पे इस तरह से चल रहेगा। अब लाजमी बात है कब तक के बच्चे भूखे रहेंगे। मेरे आदमी का काम भी नहीं, 3 महीने से मैं लकड़ियाँ भी अफोर्ड नहीं कर सकती, ना सिलेंडर अफोर्ड कर सकती हूँ मैं। गैस नहीं आ रही हमारे, कितने दिन हो गए, कम से कम 20 दिन, महीना हो गया, 1 महीना से पहले नहीं आ रही गैस। सुना है कि कोई आ रहा है प्रेशर लगा दें, कोई आ रहा है कि लाइन नहीं ठीक कर दें, लेकिन आ कोई नहीं रहा, सुन रहे हैं यही बस। 3 हफ्ते हो गए और है ना गैस आता ही नहीं है। 1 बजे 2 बजे रात के हम लोग खाना बनाते हैं, बच्चे होते हैं काम पे से आते, परेशानी आती है। अब क्या करें, हम लोग तो परेशान रहते हैं ना, होटल से कब तक खाएंगे। सुबह अगर 6 बजे भी उठ रहे हैं तो गैस नहीं आ रहा, रात को 12:30 बजे तक इंतज़ार करते हैं तब भी नहीं आता है, तो फिर किस टाइम खाना बनाएं। जनाब ये 3 हफ्ते हो गए, हमारे इलाके के अंदर बिल्कुल गैस नहीं है। पूरे इलाके के अंदर कायम खानी के ये इलाका है, इसके अंदर पूरे इलाके में गैस नहीं है। आप देख सकते हैं कि हम लोग सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम गरीब आदमी हैं, 600-700 रुपये कमाने वाले मजदूर आदमी हैं, उसके अंदर हम सिलेंडर कैसे जलाएं। कायम खानी मोहल्ले में ये है हर घर की कहानी। सुई सदरन इंतज़ामिया का कहना है कि जो नवाही इलाके हैं वहाँ पर गैस की फराहमी में दुश्वारी हो रही है और उसको दूर करने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन जो मकीन हैं कायम खानी मोहल्ले के या दीगर इलाकों के, उनका ये कहना है कि उनकी ज़िंदगी गुज़िश्ता 3 हफ्तों में अजीरन हो चुकी है। मामलात ज़िंदगी बिल्कुल दरहम बरहम हो चुके हैं। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि अच्छे घरों की गैस रात को जाती कहाँ है, इस बारे में बताना सुई सदरन इंतज़ामिया का काम है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। ठीक है खुर्शीद, बेहद शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि बर्क रफ्तार ज़माने ने कुतुब बीनी का रुझान तो कम कर दिया, लेकिन लाहौर में किताबों की मुनफरिद और सबसे बड़ी शॉप ने इल्म व अदब के कदरदानों के लिए एक नई शम्मा रोशन की है। दानियल उमर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इल्म, अदब और कुतुब से प्यार करने वालों के लिए लाहौर की ये बुक शॉप बनी है रोशनी की किरण। 4 मंजिला कुतुब खाने में हर सू इल्म और दानिश की खुशबू फैली है। लाखों किताबों का जखीरा एक ही छत तले मौजूद है। कुतुब खाने में बच्चों के लिए भी मंजिल मुख्तस है। I thought so too, said Colin. In fact, it's the only sensible thing to do. अदब, सियासियात, तारीख हो या रोमानवी नॉवल, हर मौजू पर मौजूद किताब वर्क गर्दानी की दावत देती है। ये सिर्फ बुक शॉप ही नहीं, लाइब्रेरी भी है। यहाँ जब तक चाहें किताब पढ़ सकते हैं। भूख सताए तो कैफे भी दस्तयाब है। मारूफ लिखारी भी मुताले के लिए यहाँ का रुख करते हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों में तो शुरू में ये खौफ था कि शायद किताबें पढ़ने वाले लोग कम हो जाएंगे, लेकिन ये खौफ गलत साबित हुआ। वहाँ किताबें उसी तरह पढ़ी जा रही। बिजनेस इज नॉट देयर, प्रॉफिट इज नॉट देयर, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं, बल्कि ध्यान इस तरफ है कि जो भी लोग अंदर आते हैं वो किताब की रिफाकत में बैठ के कुछ लम्हे गुजारें। चुनांचे पहली मरतबा था कि आप किसी सीट पे बैठ के पूरी किताब पढ़ जाएं सारा दिन, तो उनका अमला कभी नहीं पूछेगा कि क्यों सारा दिन बगैर कॉफ़ी भी नहीं पी। वहाँ रीडिंग्स के मैनेजर का कहना है
हमारा मकसद कुतुब बीनी का फरोग है। कुछ लोग आके हमारे शॉप्स के अंदर आके बैठ जाते हैं और सारा दिन नहीं जाते। हमारी सोसाइटी में लोगों के बैठने के लिए जगह ही नहीं है। लोगों के बैठने का इंतज़ाम कर दिया और लोगों को अपने बॉडी कैथारसिस का पूरा मौका दे दिया। यहाँ तक भी कह दिया कि बच्चे जो आए, जो भी स्टूडेंट्स आए, वो अपने नोट्स तैयार करें। रैक्स में सजी ये हजारों किताबें अपने अंदर कई अदवार समेटे हुए हैं। किताबों से मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए खुसूसी पॉलिसी तश्कील देने की ज़रूरत है। तालीमी इदारे डिग्रियों का इजरा कुतुब बीनी से मशरूत करें तो ऐन मुमकिन है कि नई नस्ल किताबों में बसे सूखे फूलों की खुशबू से आशना हो सके। कैमरामैन नवीद रमज़ान के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। इस पर बात करेंगे। मोहम्मद जिब्रान सईद साहब, डायरेक्टर रीडिंग्स बुक शॉप, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जिब्रान साहब। अच्छा, रीडिंग्स बुक शॉप का सफ़र कब से शुरू हुआ और कैसे हुआ? रीडिंग्स की फर्स्ट ब्रांच जो है 2006 के अंदर ओपन हुई है और क्योंकि ये लाहौर में कोई ऐसी बड़ी शॉप नहीं थी जहाँ पे रीडर आके किताबें इतनी वैरायटी, ह्यूज वैरायटी को देख सके, तो हमने कोशिश की है कि यहाँ पे लाहौर की इस रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए। ओके, अच्छा जिब्रान, यहीं पर बैठ के लोग खाते हैं, पीते हैं और यहीं पर बैठ के किताबें भी पढ़ते हैं, तो क्या ये नुकसानदेह नहीं होता? नहीं, इसमें ऐसा कोई इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन हमने कोशिश की है कि रीडर्स को एक कंफर्ट लेवल प्रोवाइड किया जाए जिसमें वो आज़ादाना आके बुक्स रीड भी कर सके और साथ उसके साथ रिफ़्रेशमेंट करना चाहे तो वो भी कर सके। हमने यहाँ पे खुली जो है वो कस्टमर्स को एक आज़ादी दी है इस हवाले से, ताकि वो कंफर्ट लेवल महसूस कर सकें। अच्छा, ये मुझे बताएं कि इस वक्त आपके पास जो है वो कितनी किताबों का ज़ख़ीरा है? यहाँ पे तकरीबन इस वक्त 18 से 20 हज़ार किताबें एक डिस्प्ले में लगी हुई हैं और तकरीबन उम्र के हर एज ग्रुप जो है वो यहाँ पे आता है बुक्स पढ़ने के लिए और ख़रीदने के लिए। ओके, अच्छा जिब्रान, यहाँ पर हमने देखा कि मारूफ लिखारी जैसे कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ और सलीमुल रहमान साहब भी आए हैं, तो क्या इस तरह की शख्सियात का आना जाना लगा रहता है यहाँ पर? जी, बहुत सारी शख्सियात हैं जो कि यहाँ पे रेगुलर आती हैं, विज़िट करती हैं और अप्रिशिएट करती हैं हमें। तो हमारे रेगुलर्स काफ़ी सारे लोग हैं जो सेलिब्रिटीज़ हैं और इस अलकाबाब से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा जिब्रान, बहुत से लोगों का ख्याल है कि किताबें बहुत महंगी होती हैं, इस बात में कोई हकीकत है? सर, किताबें तो शुरू से ही सस्ती थी, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में डॉलर और पाउंड वगैरह प्राइसेस जो हैं वो उसमें इस्तेकाम नहीं आ रहा और वो महंगी बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से किताबें महंगी होती जा रही हैं। लेकिन रीडिंग्स ने हमेशा ये कोशिश की है कि रीडर्स को सस्ती और मेयारी किताबें प्रोवाइड की जाए। इसी सिलसिले में हमने अपनी पब्लिकेशन का सेपरेट स्टार्ट किया है जिसमें लोगों को सस्ती किताबें हम प्रिंट करके प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जिब्रान हमारे साथ मौजूद है। तो ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे। तो अब जिक्र करेंगे सैलाब का और उससे पैदा होने वाली सूरत हाल का। हमारे साथ रहिए। आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं एक अच्छी खबर के साथ, वो भी कराची के लिए, वो भी कराची के वासियों के लिए। वो क्या कि कराची की तबाहाल सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको, तमाम तरह कराची वाले। शाहराह पाकिस्तान समेत शहर की 24 मरकजी शाहराहों पर मरम्मत का काम जारी है। चलें, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। मजीद बात करेंगे, अपने नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज ने ज्वाइन किया। अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों के दौरान जो कराची की सड़कें टूट-फूट का शिकार हो गई थी, तबाह हो गई थी, उनकी मुरम्मत का काम अब बाकायदा बल्दियाती इदारों ने शुरू कर दिया है। पहले मरहले के अंदर कराची की 24 सड़कें जो है वो आइडेंटिफाई की गई हैं जिनकी मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर की शाहराह पाकिस्तान पर। शाहराह पाकिस्तान 8 किलोमीटर तवील सड़क है, इसकी मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। आधे ज़्यादा काम जो है वो कर लिया गया है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट साउथ, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट कुरंगी सड़कें जो है वहाँ पर मुरम्मत का काम जो है वो शुरू किया जाएगा।
KDA, KMC दोनों बल्दियाती इदारे जो है शहर की अहम सड़कों की मुरम्मत का काम कर रहे हैं। अगर हम बात कर लें बारिश के बाद जो है शहर की बेशतर सड़कें जो है मुकम्मल तौर पे जो है तबाही से दुचार थी। मोटरसाइकिल सवार हो, कार सवार हो, सबको परेशानी हो रही थी। समर टीवी ने कई बार रिपोर्ट किया है। उसके बाद अब जाके जो है क्योंकि बारिशें ठहर गई हैं तो हुकूमत सिंध और बल्दियाती इदारे जो है सड़कों की मुरम्मत के लिए काफ़ी मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा सिद्दीकी जो है मुरम्मती काम की निगरानी खुद कर रहे हैं। ठीक है अली, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि दादू के इलाके नसीराबाद में सैलाबी सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। सैलाब मुतासरीन की सेहत बिगड़ रही है, अस्पतालों में पानी भरा हुआ है। मजीद क्या हालात हैं ये जानेंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। जी संजय बताइए। निकलता सूरज और ढलता सूरज हर रोज़ एक नई मुश्किलात लेकर सिंध में निकलते हैं और शाम होते ही ढल जाते हैं। सिंध वालों की जो मुश्किलातें हैं लेकिन वो कम होने का नाम नहीं ले रही। बारिश ने सिंध के ऐसी तबाही की है कि सिंध पूरी दरिया का मंजर पेश कर रहा है। मैं इस वक्त जो है वो नेशनल हाईवे इंडस हाईवे पर एक मकाम है, वहाँ पर जच्चा और बच्चा के लिए सिंध हुकूमत और निजी NGOs के तावन से एक सेंटर कायम है। सिंध हुकूमत का 91% इसमें शेयर है। ये पीछे PPHI का सेहत मरकज़ है, वो पूरा जो है वो पानी में डूब चुका है। इस मरकज़ के अंदर इस वक्त 3 फीट 4 फीट पानी मौजूद है और यहाँ पर 24 घंटे जो है वो माँ और बच्चे की सेहत का ख्याल रखना जाने का मंसूबा था ये, और ये इस पे लिखा हुआ है बोर्ड पे कि 24 घंटे जो है वो यहाँ पर सर्विस होती थी। मैं सिंध के मुख्तलिफ अजला में गया हूँ और कुछ जगहों पे नौज़ादा बच्चे पैदा हुए हैं और कुछों को सड़क पे बच्चे पैदा हो रहे हैं और ऐसी सूरत हाल है कि यहाँ पर अस्पताल जो है वो भर चुके हैं पानी में और उन पर पानी है। सिंध के मुख्तलिफ अजला में अब तक जो है वो 350 अफराद जाँबाग हो चुके हैं। इसके अलावा लाखों रुपए नहीं करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। सिंध हुकूमत का कहना है कि सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत मिलकर इसके नुकसान के अदाले के लिए कोशिशें कर रही है, लेकिन जब तक इंटरनेशनल डोनर आगे नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। इस वक्त सिंध में जहाँ पर हम गए हैं, कराची से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था, जिसके बाद हम जो है वो मटियारी, उसके बाद नौशर फ़िरोज़, नवाब शाह, दादू होते होते हुए कमर शहदाद को, लाड़काना, शिकारपुर, खैरपुर, इन अजला में जब हमने तबाही देखी है, सिंध में कहीं एक ऐसी इंच भी ज़मीन मौजूद नहीं है जहाँ पर मुर्दे दफन किए जाएं। खुश्क ज़मीन जो है वो सिंध में नहीं है। ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरा सिंध दरियाए सिंध का मंजर पेश कर रहा है। ये बारिशों का सैलाब है। अभी जो दरियाई सैलाब आना है वो अलग है। ये जो पानी सिंध के तमाम ज़मीनों पर मौजूद है, ये बारिश का पानी है जो मुख्तलिफ सेम नालों के ज़रिए जिन्होंने तबाही की है। जो बारिश का रेला आएगा, जो सैलाब का पानी है, जो दरियाओं का पानी है, वो जो तबाही करेगा उसके आना अभी बाकी है। बताया जा रहा है कि आइंदा हफ्ते सैलाब का जो पानी है जो सवात से निकला है, तौसा जेलम से जो पानी निकला है, उसे 1 हफ्ता लगेगा सिंध पहुंचने में, जो मज़ीद तबाही का बायस बनेगा। तो इस तरह न सिर्फ लाड़काना डिवीज़न, मीरपुर खास डिवीज़न, सखर डिवीज़न, हैदराबाद डिवीज़न के बेशतर अजला और कराची डिवीज़न के चंद इलाके जो है वो सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए की फसलों का नुकसान हुआ है और ये ज़मीनें जो हैं वो अब बंजर बन गई हैं। इन ज़मीनों को दोबारा आबाद होने में आइंदा 1 से 2 साल लगेंगे और जब तक ये ज़मीनें आबाद नहीं होती इसका असर पूरे पाकिस्तान पर पड़ेगा, मुल्क की मईशत पड़ेगा और के साथ साथ जो अशिया खुर्दनोश की चीज़ें हैं, सब्ज़ी है, फ्रूट है, वो महंगा होगा। क्योंकि कराची जो मुल्क का मुआशी हब है, वहाँ पर सब्ज़ी जो है वो सिंध के दीगर शहरों से जाती है, तो कराची में सब्ज़ियाँ महंगी होंगी, फल महंगे होंगे। इस तरह मुल्क के दीगर हिस्सों में भी सूरत हाल खौफनाक हद तक परेशान कुन साबित होगी, क्योंकि बलूचिस्तान में सैलाब की वजह से बुरी सूरत हाल है। पंजाब से सब्ज़ी कराची नहीं पहुंच सकती, तो इसलिए कराची वालों की मुश्किलातें अभी महंगाई से उनका मुश्किलातों में इजाफा होना है। संजय, आप हमें अपडेट कर रहे थे और जो स्नोबॉल इफ़ेक्ट है कि सैलाब और सैलाब के बाद अब महंगाई का तूफ़ान। खैर, इस पे तो हम बाद में बात करेंगे ही कि क्या महंगा है क्या नहीं, लेकिन सैलाब की हम बात कर ही रहे हैं तो कोहे सुलेमान सैलाब ने तौसा के नवाही बस्तियां हैं, यहाँ पर तबाही मचाई हुई है। मकामी कब्रिस्तान भी पानी में डूब गया है।
अहले इलाकों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मंगरूटा सदियों पुराने कब्रिस्तान की सूरत हाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मुकर्रम खान से। जी मुकर्रम। जी बिल्कुल, कोहे सलमान की जानिब से आने वाले सैलाबी रेले ने तोसा के नवाही इलाकों को मुकम्मल तौर पर जो है वो मलिया मेट कर दिया है। जहाँ मकानात, इनकी फसलें और उसके साथ साथ जानवरों को नुकसान पहुँचा है बहुत ज़्यादा, वहीं पे कब्रिस्तान भी जो है यहाँ के अब आबाद नहीं रहे। मैं मौजूद हूँ लाल शहीद कब्रिस्तान में, जिसकी अगर तारीख़ बारे में बात की जाए तो मकामी लोगों का कहना है कि सदियों साल पुराना ये कब्रिस्तान है और यहाँ पर इस वक्त 6 से 7 फुट जो है वो पानी मौजूद है। अकमल खोकर साहब से कहूँगा ये ज़रूर इसके मनाज़िर दिखाएंगे कि ये मज़ार है और ये सिर्फ मज़ार ही नज़र आ रही है। 6 से 7 फुट जो है इस वक्त कब्रिस्तान में पानी है, किसी की कब्र तक नज़र नहीं आ रही और लोग जो अपने प्यारों की कब्रों पर आके भी अगर फातिहा खानी करना चाहें तो उनको नज़र भी नहीं आएगी कि हमारा प्यारा दफन किस जगह पे है। मकामी इंतज़ामिया की जानिब से किसी भी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए गए कि आके इस पानी को जो है वो ड्रेन कर लिया जाता, निकाल दिया जाता। तो इंतज़ामिया तो वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे सिफर नज़र आ रही है, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। और वज़ीर आला पंजाब जो साबिक हैं उस्मान बुज़दार साहब, उनका ही हल्का है, तो उन बात भी कर लेते हैं मकामी लोगों से। चाचा हुजूर क्या कहना चाहेंगे? ये हालात हैं, घर गिरे हुए हैं, राशन पानी लोगों को मिल नहीं रहा। हुकूमत की जानिब से मेरा ख्याल में, मैं कुछ दिनों से यहाँ पे हूँ, मुझे हफ्ते से ऊपर हो गया है, मैंने कोई हुकूमती इक़दाम भी नहीं देखे। किनका हल्का है, क्या कर रहे हैं वो लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबका वज़ीर आला सरदार उस्मान खान का हल्का है। तो उस दिन पहले दिन जब 14 अगस्त को शाम के टाइम ये पानी आया था तो बकौल लोगों को मैंने नहीं देखा था कि सरदार साहब आए थे। उसके बाद हमने कोई इंतज़ामिया नहीं देखी, लोग अपनी मदद आप जो है ना कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद फलाई इदारे गवर्नमेंट की तरफों ना फलाई इदारे जो भी है उनसे जो भी कुछ हो रहा है वो बहुत ही इमदाद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ये हल्का है और इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि किसी किस्म के कोई इक़दाम नहीं किए गए। इनकी हालत जो है वो आपके सामने है। यहाँ पे मौजूद जितने भी घर हैं, अकमल प्लीज़ वहाँ पे दिखाइएगा कि वो घर भी जो देखें ये मुकम्मल तौर पर टूटे हुए हैं। तो इंतज़ामिया जो है वो मुकम्मल खामोश है, यहाँ पर लोग जो हैं वो मुकम्मल परेशान हैं। उनके घर ख़त्म हैं, उनके पास छत नहीं है, उनके पास खाने के लिए नहीं है, इनके पास पीने के लिए नहीं है, डूबने के लिए हर तरफ जो है वो पानी पानी है। और इंतज़ामिया जो यहाँ के इंतज़ामिया और सरदार साहब हैं, जो MNA MPAs हैं, उनको ये बताना चाहूँगा कि ये कब्रिस्तान है, आप लोगों ने भी इधर ही आना है। यहाँ के लोग अगर आज परेशान हैं और आपकी इमदाद के अगर मुंतज़िर हैं और अगर आप लोग इनकी मदद के लिए नहीं आ रहे तो अल्लाह की जानिब से ये तो आजमाइश में अल्लाह इनकी आजमाइश ख़त्म भी कर देगा, लेकिन डबल आजमाइश में आप लोग हैं, आपको जवाब देना होगा। आपने कल दोबारा भी इन्हीं हलकों में आके, इन्हीं गलियों में आके, इन्हीं लोगों से आके वोट भी मांगने हैं। किस मुंह से आएंगे, किस मुंह से आके इनसे दोबारा ये वोट मांगेंगे कि हमें दोबारा वोट दो, दोबारा मुंतखब करो, ताकि दोबारा इन लोगों पे जब अजाब खुदा ना करे कि ऐसी कोई मुश्किल आ जाए तो फिर दोबारा जो है वो एक दफ़ा फिर आपको मुंतखब करके आप दोबारा फिर आप इनको आके जो लावारिसों की तरह छोड़ देना। तो यही सूरत हाल है यहाँ की। तो बहुत दुख होता है, मैं 3-4 रोज़ से यहाँ पर हूँ, यहाँ की हालत देख के दुख होता है। पता नहीं यहाँ की इंतज़ामिया, यहाँ के MNAs MPAs ये पता नहीं अंधे हैं, ये लूले हैं, ये लंगड़े हैं। इनकी इंतज़ामिया जो है ये मुकम्मल तौर पर फ़ेल हो चुकी है, ये मुकम्मल तौर पर फ़ेल है, फ़ेल। ठीक है मुकर्रम, आपका बेहद शुक्रिया। आप ज़रा आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पाकिस्तानी मईशत की बात अगर हम करें तो जुलाई 2022 में करंट अकाउंट खसारा 1 अरब 21 करोड़ डॉलर रहा है, जो जून 2022 के मुकाबले में 45% कम है। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। इस सब पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात डॉक्टर खाकान नजीर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। सर ये 2 चीज़ें हैं, एक तो पहले ज़रा IMF की बात कर लेते हैं कि ये जो अब वाशिंगटन में इजलास होने जा रहा है कितना इम्पॉर्टेंट है ये, और हमने देखा कि मुख्तलिफ स्टेजेस हुए इसके, अब ये कौन सा स्टेज है? एक आम आदमी जानना चाह रहा है कि IMF से मुलाकात हमारे फुल एंड फाइनल कब होंगे, किस्त कब तक मिल जाएगी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इट्स ऑलवेज माय प्लेजर टू बी ऑन समा। देखिए, सबसे पहले हमें ये सोचना है कि जो हमें इतनी डिफ़िकल्टी आ रही है एक्सटर्नल खसारों में और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे और रुपी विज़ डॉलर पे, ये तीनों चीज़ों का बहुत बड़ा ताल्लुक इस चीज़ से है कि हम जनवरी से कोशिश कर रहे हैं कि 7वां रिव्यू, हम IMF के एक प्रोग्राम में हैं, उसके हर क्वार्टर एक रिव्यू होते हैं, पर हम अनफॉर्चुनेटली 7वां रिव्यू जो है वो इनकम्प्लीट रखे हुए हैं पिछले कई माह से। फिर फरवरी के बाद आपने देखा है कि पॉलिटिकल अनसर्टनिटी हुई, फिर एक नई गवर्नमेंट आई, सो और डिले हो गया। जुलाई में कहीं जाके अर्ली जुलाई में हमने अपना 7वां रिव्यू और 8वां रिव्यू फिर कंबाइन किया, बिकॉज इतना डिले हो चुका था, तो 2 क्वार्टर्स कंबाइन हुए। तो एक बिटवीन द स्टाफ ऑफ IMF एंड बिटवीन द स्टाफ ऑफ पाकिस्तान एक एग्रीमेंट तय हुआ कि जी ये पॉलिसीज़ का फ्रेमवर्क होगा, जिसको वो कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़। ये एक आप समझें एक किताब सी है, और उस किताब में ये लिखा जाता है कि बिजली की कीमत, टैक्सेस, ग्रोथ, एक्सटर्नल फ्रंट, उस पे सब पे क्या होना है और पाकिस्तान ने क्या इकदाम लेने हैं आगे चल के। तो वो एग्रीमेंट हो गया। उसको फिर हम कुछ उसके बाद कंडीशंस रह जाती हैं, जैसे 2-3 आपको जिक्र कर देता हूँ। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आपने देखा 10 रुपये बढ़ी, आपने देखा 3 रुपये 92 पैसे इलेक्ट्रिसिटी की कीमत बढ़ी। अब वो सब चीज़ें भी कंप्लीट हो गई तो एक और मुश्किल दरपेश आ गई। IMF ने ये कहा कि आपके रिजर्व्स बहुत कम हैं। ये ट्रूली सही बात है कि 7.8 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए तकरीबन 1 माह से थोड़ा सा ऊपर के जो इंपोर्ट्स हैं उसको कवर कर रहे हैं। दिस इज़ अ डेंजरस सिचुएशन, दिस इज़ एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन। ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमें नहीं होना चाहिए था। तो उन्होंने कहा इसको बिल्ड करने के लिए कुछ आप अपने फ्रेंडली कंट्रीज़ को अप्रोच करें। वो भी अब किया गया और कुछ होप वहाँ से भी आई है। ये सब करके अब आज जब वॉशिंगटन खुलेगा और IMF के बोर्ड का इजलास होगा, तो एक आप जैसे देखते हैं कंपनीज में एक मैनेजमेंट होती है, फिर बोर्ड होती है। IMF भी इसी तरह ऑपरेट करता है। उनका एक मैनेजिंग बोर्ड है जिसके बहुत से ममालिक मेंबर हैं, तकरीबन सारे ही ममालिक की रिप्रेजेंटेशन होती है। पाकिस्तान का भी एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वहाँ पे मौजूद होता है। आई थिंक इस वक्त कोई पाकिस्तान इज रिप्रेजेंटेड बाय अनदर कंट्री, 3-4 कंट्रीज को मिला के एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। वहाँ पे एक डिस्कशन होगी और मुझे कभी उम्मीद है कि कोई ऐसा मसला नहीं आएगा। उनकी कुछ ऑब्जेक्शंस थोड़ी बहुत ही आ सकती हैं कि आप ये चीज़ें ऐसे कर लें। 1.17 बिलियन डॉलर की जो किस्त है वो आज अप्रूव हो जाएगी और इंशाअल्लाह ताला इसी हफ्ते में वो पैसे पाकिस्तान के स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं उसका पार्ट बन जाएंगे और वो राइज कर जाएगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताएगा कि करंट अकाउंट खसारा जो है वो 45% कम हुआ, ये कैसे मुमकिन है? कहीं ये शॉर्ट टर्म मामला तो नहीं है? ये आपने बहुत अच्छी बात की, दोनों बातें कि एक तो वो कम हुआ, हमें अपना करंट अकाउंट डेफिसिट इस साल जो है उसको बहुत कम करना है। वो पूरे पिछले साल में 17.4 अरब डॉलर था। ये एक बहुत ही बड़ी रकम है, 17.4 बिलियन डॉलर्स। ये तकरीबन 5% है GDP का, यानी कि हमारी जो मजमूई इनकम है पूरे मुल्क की उसका तकरीबन एग्जैक्टली 4.6% है। ये हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं है, ये हमारे रिजर्व्स पे भी प्रेशर डालता है। ये कम इस तरह हुआ कि मई जून में हमने इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा कर लिया, पेट्रोल, डीजल, HSFO और ये सारी ओवरऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, इसलिए कि हमने सोचा कि हम पावर प्लांट्स चलाएं, पूरी बिजली दें, हम ज़ख़ीरा ज़्यादा कर लिया हम इन चीज़ों का। कुछ इंपोर्ट ज़्यादा इसलिए हुई कि लोगों को शक था कि कीमत बढ़ जाएगी। कुछ ये इसलिए भी बढ़ा कि जब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आप सोचें 180 रुपये का एक बैरल, और वही लेदर से कि बड़ा सिंपली कि अगर $1 का एक बैरल होता तो वो 180 की बजाय आपको कीमत भी ज़्यादा देनी पड़ी नहीं, आप कि रुपये की भी डीवैल्यूएशन। इन सब चीज़ों को देखते हुए और ये भी हुआ कि कुछ कीमत जो है इंटरनेशनली बढ़ी, यानी कि जो पेट्रोल की इसकी कीमत थी ब्रेंट की, वो 95-90 डॉलर बैरल से कहीं $120 पे चली गई। तो इन सब की वजह से मई जून हैवी थे, जुलाई बहुत ईजियर था, इस वजह से आपको ये खसारा कम दिखाई दे रहा है। हमने मेजर्स लेने हैं अब कि इंपोर्ट पे हमने एक नज़र रखनी है, बंद नहीं करनी कि इकॉनमी बंद हो जाए, पर जो गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स हैं उन पे कर्ब रखना है, जैसे बिल्ट गाड़ियां हैं, बिल्ट मोबाइल्स हैं, बिल्ट वॉशिंग मशीन्स हैं, जो इस वक्त लग्जरी आइटम्स हों।
प्लस हमने ये करना है कि अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। असल चीज़ है कि एक्सपोर्ट्स पे तवज्जो रखनी है, रेमिटेंसेस जो हैं उन पे तवज्जो रखनी है ताकि हमारा ये खसारा जो है इस साल में कम हो। अच्छा डॉक्टर साहब देखें, मैक्रो इकोनॉमी की तो हमने बात की, लेट्स टॉक अबाउट अ बिट माइक्रो इकोनॉमी की। आपको पता है कि जो सैलाब आया है उससे क्या क्या तबाही हुई है और लोग इस वक्त बड़ी तकलीफ़ में हैं। ये तो थम जाएगा और पानी भी उतर जाएगा, लेकिन उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी ज़्यादा होने जा रही है? ये आपने बहुत अच्छी तरफ तवज्जो दिलाई। पहले तो ऑब्वियसली ये एक मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज़ के लिए एक डिफ़िकल्ट टाइम है। पहले एज अ होल जो हमारा सारा वल्नरेबल सेगमेंट है मुल्क का, जो हमारा मिडिल क्लास है, वाज अंडर अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन जो कि 25% पे थी, और फूड इन्फ्लेशन 43 यानी कि 43% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही थी। अब आप सोचिए कि आपकी तनख्वाह या किसी भी इंसान की तनख्वाह जो है वो अगर 100 रुपये थी तो वो 143 रुपये तो नहीं हुई अगले साल में, बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ कम हुई, और स्पेशली लो वेज अर्नर्स जो हैं हमारे, उनके लिए अगर आप सोचें तो ये इन्फ्लेशन ऑलरेडी ज़्यादा थी। अब ये ऑलरेडी जो ज़्यादा इन्फ्लेशन है उसमें अगर आपकी कॉटन, वीट और माइनर क्रॉप्स इंक्लूडिंग अनियंस, डेट्स, टमेटोज़, वेजिटेबल्स डिस्टर्ब होंगी तो सप्लाई डिस्टर्ब होगी। जब सप्लाई डिस्टर्ब होगी तो ये जो फूड इन्फ्लेशन है ये बढ़ सकती है। और इसके लिए अब 2-3 चीज़ें, एक तो यह कि ऑब्वियसली हमें पूरे पाकिस्तान से ये तवक्को रखनी चाहिए कि अगर मैं 10 रुपये दे सकता हूँ, आप 20 दे सकते हैं, कोई 100 दे सकता है, कोई लाख दे सकता है, हमें इस वक्त पैसे देने चाहिए ताकि हम इन लोगों की मदद कर सकें। हमें फूड बाय करके, जैसे आइटम्स, ड्राई आइटम्स हैं, पानी है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, एक तो हमें ये इमरजेंसी बेसिस पे करना चाहिए, पर हुकूमती लेवल पे हमें सप्लाई करना पड़ेगा ये सामान अब बाहर से, ताकि जो सप्लाई और डिमांड का गैप क्रिएट हो गया है फर्दर ये बढ़ ना जाए। और ऑलरेडी ये गैप आ रहा था, इसकी वजह से कीमतें आ रही थी, और ये उस टाइम पे है जबकि हमारे पास ज़र मुबादला के कम ज़खायर हैं। सो वी हैव टू गो टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, आस्क फॉर ए काइंड ऑफ एक एडजस्टर, हम कहते हैं, हमें IMF से लेना पड़ेगा कि हमें इजाज़त दी जाए स्पेंडिंग की। हमें बाकी ऑर्गेनाइजेशन से जो लोन्स हैं उनको रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और लाना पड़ेगा फूड इंपोर्ट में, तब ये हमारे अगले 6 माह गुजरेंगे। और फिर ऑफ कोर्स रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक और रकूम है जिनका हमें इंतज़ाम करना पड़ेगा। दीज टाइम्स आर गोइंग टू बी टफ, दे वर ऑलरेडी टफ, और इसमें बहुत बड़ा हाथ अब होगा कि हम पॉलिसी को किस तरह कैलिब्रेट करते हैं कि ये तकलीफ तो होगी पर इस तकलीफ को कम से कम रखा जा सके। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं यही आपसे पूछने वाली थी कि पॉलिसी मेकर जो हैं उनके लिए आपका क्या मशवरा है कि ये आवाम को तकलीफ कम से कम हो, क्योंकि आवाम तो बेचारी वैसे ही इतनी तकलीफ में मुब्तला है, तो ये मज़ीद तकलीफ को कम करने के लिए पॉलिसी मेकर्स को क्या करना चाहिए? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। एक तो यह है कि हमें अपने लेवल पे मल्टीलैटरल्स यानी कि जितने भी ADB, वर्ल्ड बैंक, IDB, ITFC, AIIB, इन सब से रुजू करना चाहिए। IMF से जो प्रोग्राम निगोशिएट हुआ है उसको जाके फ़ौरन दोबारा हमें थोड़ा सा उसके नंबर्स को देखना चाहिए और पहले रूम क्रिएट करें जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे पड़े हैं, ताकि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में डायरेक्ट मनी जो है इनके हाथ में पहुंचाई जा सके जो लोग आज तकलीफ में हैं। ये तो नंबर 1 ऑर्डर ऑफ बिजनेस होना चाहिए। और कंटिन्यूसली क्वार्टरली हो, मंथली हो, इनको अगले 6 माह एटलीस्ट पैसे दिए जा सकें ताकि इनके जो इमीडिएट ज़रूरत है खाने पीने की, ओढ़ने की, सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में कंबल लेने की, ये वो पूरी कर सकें। नंबर 2, हमें रिकंस्ट्रक्शन के लिए जैसे हमने 2010 के फ्लड्स में किया था, हमें मल्टीलैटरल से यानी कि जो ADB, वर्ल्ड बैंक हैं उनसे, और हमारे जो बायलैटरल पार्टनर्स हैं जैसे कि GIZ है, जैसे कि DFCO ऑफ ब्रिटेन है, GIZ जर्मनी का इदारा, इनसे इनके पास जाना चाहिए। आइए, हमने बहुत कम कर दी हैं पाकिस्तान में, जब से हमने अपने रेगुलेशंस को स्ट्रेंथन किया सिक्योरिटी की वजह से, अब हमें उनके पास दोबारा जाना पड़ेगा। INGOs का तजर्बा भी है इस काम में और वो पैसे भी ला सकती हैं, सो हमें उनके पास जाना पड़ेगा।
वो रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू करें और वो जितनी जल्दी शुरू हो सके, जैसे ही फ्लड इंशाल्लाह सितंबर मिड तक रिसीड करना शुरू करता है, वो INGOs को हमें लाना पड़ेगा कि वो ये काम शुरू कर सकें। सो एक पूरा पैकेज है जिसके अंदर हमें काम करना। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। सो बड़ा ज़रूरी है इस टाइम पे पॉलिसी मेकर्स को उनके लिए ज़रूरी है कि वो चीज़ों को मैनेज करके चलें, क्योंकि अगर मैनेज नहीं करेंगे तो सिचुएशन, सैलाब से तो हम निकल आएंगे लेकिन आगे आने वाले दिनों में सिचुएशन मजीद वर्स्ट हो जाएगी। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिंध हुकूमत ने माहौलियाती आलूदगी और कराची के तबाहाल सीवरेज और बरसाती नालों को चोक करने वाले प्लास्टिक बैग्स की खरीदो फरोख्त पर 2 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी है। शहरियों ने फैसले का खैर मकदम किया है। रिपोर्ट कर रही हैं सैयदा जीनत। गंदगी, बोसीदा सीवरेज के निज़ाम और माहौलियाती आलूदगी से लड़ता कराची प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स की वजह से भी मसाइल का शिकार है, जिसकी वजह से सिंध हुकूमत ने 2 माह के लिए इनकी तैयारी और फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने प्लास्टिक की जगह कपड़े के बैग्स के इस्तेमाल का मशवरा दिया है। जो शॉपिंग बैग का इस्तेमाल है ये हमारे मुआशरे के लिए और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए नासूर है। तो क्यों ना हम आज मिलकर ये तय करें कि हम प्लास्टिक बैग, शॉपिंग बैग इस्तेमाल नहीं करेंगे, टोकरियाँ इस्तेमाल करेंगे, वो क्या कहते थे, वो टिफ़िन जो आते थे वो टिफ़िन इस्तेमाल करेंगे। इसमें आपकी लोकल इंडस्ट्री भी परवान चढ़ेगी और इसके साथ साथ जो मुतबादिल है पॉलीप्रोपिलीन, उसके इस्तेमाल को हम फ़रोग़ देंगे। ये पॉलीथीन बैग सीवरेज और बरसाती नालों को चोक करने की बड़ी वजह है, जिन पर पाबंदी का शहरियों की अक्सरियत ने खैर मकदम तो किया है, लेकिन वो इसे देर पा हल नहीं समझते। तो आप 2 महीने के लिए आप कह रहे हैं ना, तो ये तो मैं कह रहा हूँ हमेशा के लिए बंद होने चाहिए चौक। शॉपिंग बैग्स पे पाबंदी सही है, बिल्कुल सही लगाई है, और इसलिए कि जो है ना कागज़ के बैग्स होने चाहिए। ये देखें ज़रा सड़कें क्या हो रही हैं, इससे क्या ये शॉपर बैग से हो रहा है, ये बताएं आप मुझे। ये तो देखते नहीं, बस शॉपर बैग पे लगा लेते हैं, पता नहीं क्या मसला इन लोगों के साथ। शॉपर के बगैर कैसे काम चलेगा? शॉपर लाजमी है, ज़रूरत बन गई हर आदमी की, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। सिंध हुकूमत ने 3 साल में तीसरी बार प्लास्टिक के बैग्स पर पाबंदी लगाई है। दुकानदारों ने इस फैसले पर एतराज़ उठाते हुए कहा है कि जब तक वाज़ेह पॉलिसी नहीं बनाई जाती मसला हल नहीं होगा। पूरी दुनिया में शॉपर चल रहा है, सऊदीया में चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है, इतनी बड़ी बड़ी शॉप, तो वहाँ पे तो नाले नहीं भरते हैं ना। तरीक़ाकार ये है कि इसके लिए 4-6 महीने का टाइम दें कि हम अपना दुकानदार, फैक्ट्री वाले जो भी अपना स्टॉक निकाल दें। कितने रोज़गार है और कितनी मशीनें हैं और लोगों के पास इतना माल स्टॉक होता है, तो ये कैसे निकलेगा 2 महीने में? और 2 महीने बाद क्या दोबारा ये शॉपर इस्तेमाल होंगी? क्या है, कुछ बताना चाहिए ना, कौन सी शॉपर चलेंगी? कमिश्नर कराची इकबाल मेमन की जानिब से शहर में प्लास्टिक बैग्स की तैयारी और ख़रीदो फरोख्त पर 18 अगस्त से 18 अक्टूबर तक पाबंदी लगाई गई है, लेकिन 2 माह बाद प्लास्टिक बैग्स का मुस्तकबिल क्या होगा? प्लास्टिक का कारोबार करने वाले इंतज़ामिया की जानिब से पॉलिसी ना देने पर परेशान है। कैमरामैन ज़िशान अली के साथ सैयदा जीनत, समा, कराची। चलें जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम के साथ बीमारियां आ रही हैं, और ये बीमारियां ऐसी हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा हिट कर रही हैं। फ्लू भी है, फीवर भी है, गला भी ख़राब है। अब क्या हमारा डाइट जो है वो ऐसा हो चुका है कि शायद अब हमें उसे तब्दील करने की ज़रूरत है। अक्सर लोग यही सोचते रहते हैं कि बदलते मौसम में हम क्या खाएँ, क्या पिएँ, और खाना ये वाला स्किप कर दें या वो ना खाएंगे, ठंडा पानी छोड़ दें। ये बहुत सारे फैसल सवाल जन्म लेते हैं। बिल्कुल, तो इस सब पे ज़रा हम बात करते हैं। हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर जवेरिया महमूद मौजूद हैं। जवेरिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जवेरिया, मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जो है वो एक तो वेदर है ऐसा कि जहाँ पे मानसून तकरीबन एग्जिट हो रहा है, अब उसमें डैम्पनेस है, हम खाना जो है उस हिसाब से ही रखते हैं अपना कि नहीं जी थोड़ा मौसम अच्छा है तो खा लो। बिल्कुल। तो क्या क्या वेदर प्रोन डिसीजेज इस वक्त चल रही हैं? देखिए, क्योंकि पाकिस्तान में बेसिकली जब भी कोई मौसमी बीमारी आती है तो वो उससे फाइट करने के लिए हमारी बॉडी में विटामिन सी का लेवल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी को, क़ुव्वत मुदाफ़त को जनरेट करता है। जैसे कि नॉर्मली लोगों को जो जनरल फ्लू फीवर्स हैं, क्योंकि किसी जगह पे बहुत बारिश है, किसी जगह पे बारिश के बाद उस तरह से माहौलियाती आलूदगी पैदा होती है जब फौरी सफाई नहीं की जाती, और वो जो वाटर बॉर्न और एयर बॉर्न डिजीज़ हैं वो जन्म लेती हैं।
क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो सांस के थ्रू हो रही होती हैं और वो चेस्ट कंजेशन और इस तरह की चीज़ों में आपको लेके आती हैं। तो उसमें ज़रूरी है कि जो मौसमी फल और सब्जियां उसका इस्तेमाल किया जाए। उसके अलावा आपको अपने आप को इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए और आपका जो कैल्शियम लेवल है, आपकी जो मिनरल लेवल है उसको अच्छा रखें। कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड, पानी का मुकम्मल इस्तेमाल करें। 8 से 10-12 आपको नहीं भी दिल करा पानी ज़रूर पिए और अपना जो टेम्परेचर है वो भी कंट्रोल रखें ताकि आप अपनी पर्सनल मॉनिटरिंग भी करते रहें। और दूसरी बात है कि जैसे कि पाकिस्तान इस टाइम सैलाब ज़दगान भी कुछ लोग हैं जो मतलब वो मेंटल इलनेस में भी हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में भी जा रहे हैं। और ऑलरेडी एक मुल्क और कंट्री जब फाइनेंशियल क्राइसिस में होता है, जब उसको खाने के लिए एक साफ़ खाना और पीने के लिए साफ़ पानी भी अगर मुहैया कर दिया जाए तो वो उसके लिए एक मतलब इंसान का तो सदका जारी होता है, पर जो उसको कंज्यूम करता है उसकी सेहत पे भी अच्छे असरात लेके आता है। तो इसमें मुझे लगता है कि हर खासो आम को, हर अमीर और गरीब को एक दूसरे के साथ मुत्तहिद होने का वक्त है कि हम एक अच्छी कुछ चीज़ें डेवलप करें ताकि हम जो हमारे सेहत के बिगड़े हुए मामलात हैं उसको हम कंट्रोल कर पाएँ। अच्छा जवेरी, अब हम देख रहे हैं कि सीज़न ऐसा कि जिसमें हर तरह का फ्रूट है मार्केट में। मैं चाहूँगी वो लोग जो कि ये सोचते हैं कि अच्छा फ्रूट नहीं खाना चाहिए या हफ्ते में एक आध दफ़ा खा लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्रूट लवर्स नहीं हैं, उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, सब्जियों और फलों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए क्योंकि वो माइक्रो मिनरल्स और फाइटोकेमिकल्स से भरपूर होते हैं। जैसे रेड वेजिटेबल्स या मतलब अगर आप लाल रंग की जो सब्जियां और फल रहते हैं जैसे चुकंदर है, टमाटोज़ हैं, कुछ भी है, लाइकोपीन जनरेट करता है। तो लाइकोपीन वाली ग़िज़ाएँ ना सिर्फ एंटी कैंसरस हैं बल्कि आपको मौसमी जो बीमारियाँ उससे भी दूर रखती हैं। देखिए, हर चीज़ का हल जो है वो आपके सप्लीमेंट्स और आपकी दवाई नहीं है। कुछ चीज़ों में आपको बैलेंस करना पड़ता है कि आपको देखना पड़ता है कि कौन से ऐसे ग़िज़ाई किल्लत है बॉडी में जिसको ओवरकम करके आप उस चीज़ को काबू पा सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा कोशिश करें कि जिनको बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि वो बच्चे हैं, बड़े हैं, कुछ भी है, पर आप ये देखें कि जिस चीज़ के साथ हम फाइट कर रहे हैं कि सडनली आप ड्यूरिंग ट्रैवलिंग इवन या किसी भी तरह आप किसी मतलब आप प्लेन में ट्रैवल करें, आप किसी होटल स्टे करें, कुछ भी ऐसा है तो आप वहाँ से वायरस वो चीज़ें ना कैच करें अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो। जितनी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उतना ही आप उन चीज़ों से बच सकेंगे। और इसके लिए आप ब्रेकफास्ट में दही का इस्तेमाल लाजमी करें। प्रोबायोटिक होता है और वो आपको आपकी बॉडी के अंदर एक हेल्दी जो मतलब इम्यून सिस्टम जनरेट करता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा ज़वेरिया, अब एक तो जैसे कि हमने जिक्र किया कि मौसम अच्छा होता है जी, बारिश वाला होता है, तो लोगों का होता है कि चलें जी बाहर जाके आज ज़रा खाना पीना कर लें, के पकोड़े शकोड़े, हाँ ये सारी चीज़ें कर लें। अब वो मौसम तो 3 महीने से अच्छा है, लोग तो रुक नहीं रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा देखने वालों को बताएं कि जी आप एंटरटेन हो ज़रूर हो, बट कितना एतदाल के साथ आप वो चीज़ें करें, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है हमारे यहाँ बाहर के इलाकों में क्या ही हाइजीन होती है, कितनी सफाई से वो खाना बनाया जाता है। तो इस पे थोड़ा सा प्लीज़। जी मैं बताना चाहूँगी कि बेसिकली ईटिंग आउट का कॉन्सेप्ट इज़ नॉट अ बैड एट ऑल, क्योंकि आपको सोशलाइजेशन, सोशल मोबिलिटी और आपको कम्युनिकेट करने का एक मौका मिलता है। पर ऑन द अदर हैंड छोटे बच्चों को देखा जाए तो चाइल्ड ओबेसिटी और मौसम अच्छा हुआ तो वाइफ को बोला कि पकौड़े बना दे, समोसे बना दे, ओवर ईट हो गया और फिर उससे मोटापा इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि वो भी जिस ऑयल में बन रहा होता है वो हेल्दी ऑयल नहीं, प्लांट ऑयल नहीं है। अब खातून खाना एक पूरे घर की मैनेजमेंट देख रही होती है और उसको ये भी देखना होता है कि जो खाना बनता है, जो घर का खाना होता है वो बहुत हेल्दी होता है इंस्टेड ऑफ ईटिंग आउट। हाँ, ईटिंग आउट का कॉन्सेप्ट आपको मतलब महीने में या साल में जितनी दफ़ा आप लेते हैं उसमें से मैक्सिमम टाइम आपको बीमार ही करता है। मैं नहीं कहती कि बहुत दफ़ा, पर वो कुछ इस तरह से खाना बनाते हैं कि जो उसमें ग़िज़ाई अंसर यूज़ किए जा रहे होते हैं, हमारे इल्म में नहीं होता कि वो किस ऑयल में बनाए जा रहे हैं या किस किस्म के उसमें न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स हैं। जबकि जो घर पे बनाते हैं उसमें आपकी किचन हाइजीन से लेके आपकी ईच एंड एवरीथिंग जो हाइजीन है वो आपकी मॉनिटर्ड होती है और आपकी बीमारी के बहुत कम चांसेस होते हैं। उसमें मोहब्बत भी होती है। जब अपने हाथ से एक माँ एक बेटे को खिलाती है या एक वाइफ बनाती है या एक बेटी एक बाप के लिए खाना बनाती है, तो उसके अंदर ग़िज़ाई पहलू तो होते हैं पर मोहब्बत भी होती है और हेल्दी भी होता है। तो वो कहने का मकसद ये है कि
ईटिंग आउट का कॉन्सेप्ट इज नॉट बैड एट ऑल, बट पर्सनल मॉनिटरिंग इज टू इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली। और आपने खुद जज करना है कि आप कितना, मतलब आपने कुछ ऐसी चीज खा ली कि आपने खाया और आपको गया और उसके बाद आपको वॉमिटिंग है, डायरिया, और आपके डबल उस पे पैसे लग गए और आप और भी मौसमी बीमारियों में। तो इससे बेहतर ये है कि आप घर पे बना लें, घर पे बना के आप खा लें। बेहद शुक्रिया जवेरिया, हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू करेंगी तो वही अपने इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखें। अब जरा आगे बढ़ते आपको बताएं कि मौजूदा मानसून बारिशें पाकिस्तान की तारीख में सैलाब की सूरत में सबसे ज़्यादा तबाही लाई हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों का जानी और माली नुकसान हुआ है। बलूचिस्तान, सिंध, KP और जनूबी पंजाब के सैलाब ज़दगान तक सामान की तरसील के लिए पाक आर्मी दिन रात मसरूफ़ अमल है। कमांडर लाहौर को लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज़ की हिदायत पर लाहौर डिवीज़न में पाक आर्मी और पंजाब रेंजर्स ने 17 मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कैंप्स लगाए हैं। आवाम के से अपील की जाती है कि ज़रूरत की इस घड़ी में दिल खोल कर अतियात दें और मुतासरीन को रिलीफ पहुँचाएँ। चलें जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।